तो देखो बच्चों, इससे पहले हमने यहाँ पर रासायनिक अभिक्रियाएं एवं समीकरण ये चैप्टर हमारा चल रहा था। इसमें अभी तक हम कर चुके थे रासायनिक अभिक्रियाएं क्या होती हैं, रासायनिक समीकरण क्या होते हैं, संतुलित रासायनिक समीकरणें क्या होती हैं। इसके अलावा हम यहाँ पर अभी हमारा जो टॉपिक चल रहा था वो था रासायनिक अभिक्रियाओं के प्रकार, यानी कि टाइप ऑफ केमिकल रिएक्शंस। ठीक है, तो कुछ रिएक्शंस हमने कुछ एग्जांपल्स देखे। यहाँ पर एग्जांपल्स में हमने ये देखा कि जो रासायनिक अभिक्रियाएं हो रही हैं ये अलग अलग प्रकार की हैं भाई, अलग अलग टाइप की रासायनिक अभिक्रियाएं। कुछ रासायनिक अभिक्रियाएं यहाँ पर लिखी थी तो उसमें देखा कि अलग अलग प्रकार से हो रही हैं अभिक्रियाएं। ठीक है, तो रासायनिक अभिक्रियाओं को यहाँ पर विभिन्न भागों में विभक्त किया गया। ठीक है, क्योंकि अलग अलग प्रकार से ये क्रियाएं होती हैं तो इसलिए अलग अलग भागों में इनको विभाजित किया जाता है। ठीक है, अब इसमें हमने रासायनिक अभिक्रियाओं के प्रकारों में पहला प्रकार यहाँ पर पढ़ा संयोजन अभिक्रिया। ठीक है, या जिसको हम कॉम्बिनेशन रिएक्शन या एडिशन रिएक्शन भी बोलते हैं। ठीक है, तो संयोजन अभिक्रिया में हमने क्या पढ़ा था, हमने ये पढ़ा था कि संयोजन अभिक्रियाएं ऐसी अभिक्रियाएं होती हैं जहाँ पर दो या दो से अधिक पदार्थ एक नए, जब रासायनिक अभिक्रिया के दौरान एक नए पदार्थ का निर्माण करते हैं। जब दो या दो से अधिक रासायनिक पदार्थ आपस में क्रिया करते हैं तो क्रिया करने के फलस्वरूप एक नया पदार्थ हमको यहाँ पर प्राप्त होता है। तो ऐसी अभिक्रियाओं को हम क्या कहते हैं, संयोजन अभिक्रियाएं कहते हैं। ठीक है, कुछ एग्जाम्पल के थ्रू भी हमने देखा, जैसे कार्बन की रिएक्शन हमने ऑक्सीजन से कराई तो दो पदार्थ हैं, एक नया पदार्थ बना है कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक है, इसके अलावा सल्फर की रिएक्शन हमने ऑक्सीजन से कराई, सल्फर डाइऑक्साइड बना। ठीक है, इसी प्रकार कैल्शियम ऑक्साइड की क्रिया जब हम वाटर से करते हैं तो यहाँ पर कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बनता है। ठीक है, ये हमने पढ़ा था। इसके अलावा हमने ऊष्मा क्षेपी और ऊष्मा शोषी अभिक्रियाएं क्या होती हैं इसको भी हमने समझा था। ठीक है, ऊष्मा क्षेपी अभिक्रिया के लिए या एक्सोथर्मिक ऊष्मा क्षेपी या एक्सोथर्मिक रिएक्शन के लिए हमने देखा था कि कुछ अभिक्रियाएं हमारी ऐसी होती हैं जिनमें कि अभिक्रिया के दौरान ऊष्मा मुक्त होती है, तो ऊष्मा क्षेपी अभिक्रियाएं ये क्रियाएं कहलाती हैं। ठीक है, इसके अलावा हमने ये भी पढ़ा था कि जो श्वसन की क्रिया होती है, जब हम सांस लेते हैं तो सांस लेने के बाद हमारी जो ऑक्सीजन है, जिस ऑक्सीजन को हम ग्रहण कर रहे हैं, ये हमारी कोशिकाओं में उपस्थित ग्लूकोज को तोड़ती है कार्बन डाइऑक्साइड और जल में। इसके अलावा यहाँ पर बहुत अधिक मात्रा में ऊष्मा मुक्त होती है। तो श्वसन क्रिया भी हमारी क्या है, एक प्रकार की ऊष्मा क्षेपी क्रिया है। ठीक है, इसके अलावा हमने यहाँ पर ऊष्मा शोषी क्रिया भी पढ़ी कि ऊष्मा शोषी क्रिया हमारी क्या होती है। ऊष्मा शोषी क्रिया में हमारी क्या होता है कि ऊष्मा का अवशोषण होता है। जब हमारे पदार्थ अभिक्रिया करते हैं और अभिक्रिया करने के पश्चात जब उत्पाद बनते हैं तो अभिक्रिया के दौरान ऊष्मा की मात्रा में यहाँ पर कमी आती है, ऊष्मा का अवशोषण यहाँ पर होता है। ठीक है, तो यहाँ पर भी एक रिएक्शन द्वारा हमने इसको यहाँ पर समझा। ठीक है, अब हमारा यहाँ पर पहले प्रकार की हम यहाँ पर अभिक्रिया कर चुके थे अभिक्रियाओं के प्रकार में। अब दूसरे प्रकार की यहाँ पर जो अभिक्रिया है वो है वियोजन अभिक्रिया। वियोजन अभिक्रिया, ठीक है, वियोजन अभिक्रिया या इसको हम डिकम्पोजिशन रिएक्शन भी बोलते हैं। वियोजन अभिक्रिया या डिकम्पोजिशन रिएक्शन, डिकम्पोजिशन रिएक्शन। ठीक है, डिकम्पोजिशन या वियोजन, वियोजन का अर्थ है हमारा, देखो वियोजन, वियोजन का अर्थ है कि यहाँ पर क्या होता है, कुछ अभिक्रियाएं हमारी ऐसी भी होती है जहाँ पर हमारा एकल उत्पाद होता है, बस सिंगल उत्पाद होता है, एक सिंगल हमारा उत्पाद होता है और अभिक्रिया के दौरान ये सिंगल उत्पाद हमारा दो या दो से अधिक उत्पादों में परिवर्तित होता है। ठीक है, इसका मतलब यह है कि एक सिंगल पदार्थ है हमारे पास। ठीक है, जब सिंगल पदार्थ में अभिक्रिया होगी तो अभिक्रिया के दौरान क्या होगा, ये दो या दो से अधिक पदार्थों में टूटेगा। ठीक है, हमारे पास एक लकड़ी है, इस लकड़ी में रासायनिक अभिक्रिया हुई माना। ठीक है, तो ये कितने भागों में, या हमने इसको तोड़ना है तो कितने भागों में टूटा, ये यहाँ पर 3 भागों में टूटा। ठीक है, तो डिकम्पोजिशन रिएक्शन में भी ऐसे ही होता है भाई। ठीक है, ऐसी अभिक्रियाएं जहाँ पर एक एकल जो हमारा पदार्थ होता है वो दो या दो से अधिक नए उत्पादों का निर्माण करता है। ठीक है, क्या बोला यहाँ पर मैंने कि जब एक सिंगल हमारा अभिकारक पदार्थ है, जब एक सिंगल अभिकारक पदार्थ दो या दो से अधिक नए पदार्थों में परिवर्तित होता है। ठीक है, तो ऐसी अभिक्रियाएं क्या कहलाती हैं, वियोजन अभिक्रियाएं कहलाती हैं। ठीक है, तो हम लिख सकते हैं यहाँ पर जब कोई एकल रासायनिक यौगिक अभिक्रिया के दौरान दो या दो से
अधिक पदार्थों का निर्माण करता है, ठीक है। या जब एक रासायनिक यौगिक अभिक्रिया के दौरान दो या दो से अधिक नए पदार्थों का निर्माण करता है, तो इस प्रकार की जो अभिक्रियाएं होती हैं उनको हम क्या कहते हैं, वियोजन अभिक्रिया कहते हैं, ठीक है। तो सिंपल एक अभिक्रिया द्वारा हम यहाँ पर समझते हैं। देखो, एक पदार्थ है हमारे पास कैल्शियम कार्बोनेट CaCO3, ठीक है। अब इस कैल्शियम कार्बोनेट को हम हीट करते हैं, गर्म करते हैं, तो गर्म करने पर ये कन्वर्ट हो जाता है कैल्शियम ऑक्साइड में, और इसके अलावा कार्बन डाइऑक्साइड का यहाँ पर निर्माण होता है, ठीक है। तो क्रिया में क्या हुआ, देखो, एक एकल अभिकारक था हमारे पास, ठीक है। ये एकल अभिकारक हमारे दो नए उत्पादों में टूटा है, दो नए पदार्थों में टूटा है, ठीक है। तो हम कह सकते हैं कि जब हमारा एक एकल अभिकारक दो या दो से अधिक उत्पादों में परिवर्तित हो जाता है, ऐसी अभिक्रियाओं को हम क्या कहते हैं, वियोजन अभिक्रियाएं कहते हैं, ठीक है। तो हम ये भी लिख सकते हैं कि जब एक रासायनिक यौगिक अभिक्रिया के दौरान दो या दो से अधिक नए यौगिकों का या नए पदार्थों का निर्माण करता है, तो इस प्रकार की अभिक्रियाओं को वियोजन अभिक्रियाएं कहते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर एक वियोजन अभिक्रिया हुई है क्योंकि एक रासायनिक यौगिक है हमारा, ये रासायनिक यौगिक दो नए यौगिकों में टूटा है, एक तो कैल्शियम ऑक्साइड हमारा बना, इसके अलावा दूसरा हमारा यहाँ पर कार्बन डाइऑक्साइड बना, ठीक है। इसी प्रकार देखो एक अन्य क्रिया है, देखो फेरस सल्फेट FeSO4, ठीक है। जब हम इसको गर्म करते हैं, ठीक है, तो गर्म करने पर इसके दो मोल टूटते हैं भाई, दो मोल हमारे टूट जाते हैं Fe2O3 फेरिक ऑक्साइड में, और इसके अलावा सल्फर डाइऑक्साइड और इसके अलावा सल्फर ट्राइऑक्साइड यहाँ पर हमको प्राप्त होते हैं, ठीक है। तो ये अभिक्रिया देखो, जो सेकेंड अभिक्रिया लिखी है, इस अभिक्रिया में क्या हुआ है, या जो सेकेंड हमने रासायनिक समीकरण लिखी है, इसमें क्या हुआ है कि एक अभिकारक हमारे तीन नए उत्पादों में परिवर्तित हुआ है, 1 2 3 तीन उत्पाद यहाँ पर बने हैं, ठीक है। तो हमारे रासायनिक अभिक्रियाओं के दौरान जब एक अभिकारक पदार्थ एक होना चाहिए हमारे पास, एक एकल अभिकारक पदार्थ दो या दो से अधिक नए उत्पादों का निर्माण करता है, तो ऐसी अभिक्रियाएं क्या होती हैं, वियोजन अभिक्रियाएं होती हैं, ठीक है। तो आप लोग समझ गए होंगे कि वियोजन अभिक्रियाएं होती क्या हैं, ठीक है। एक अभिकारक होगा वो दो नए उत्पादों में कन्वर्ट हो सकता है, दो से अधिक, कुछ अभिक्रियाएं ऐसी भी हो सकती हैं जिसमें दो से अधिक उत्पादों का निर्माण हो सकता है, ठीक है। अब हमारे यहाँ पर देखो, जो वियोजन क्रियाएं होती हैं, ये वियोजन क्रियाएं हमारी अलग अलग परिस्थितियों में हो सकती हैं, ठीक है। इसका मतलब ये है कि देखो, यहाँ पर जब हमने ये दो क्रियाएं लिखी हैं, तो इन क्रियाओं में वियोजन की क्रिया हमारी हुई है, वियोजन की अभिक्रिया हुई है, और वियोजन की अभिक्रिया यहाँ पर वियोजन की अभिक्रिया के लिए देखो ऊष्मा दी गई है, जो अभिकारक पदार्थ हैं उनको ऊष्मा दी गई है भाई, उनको गर्म किया गया है, ठीक है, गर्म करके उनको ऊष्मा दी गई है, और ऊष्मा के कारण ये क्या हुए हैं, दो या दो से अधिक नए पदार्थों में परिवर्तित हो गए हैं, ठीक है। तो वियोजन की जो अभिक्रिया है वो कैसे हो सकती है, ऊष्मा के द्वारा हो सकती है। हम किसी अभिकारक पदार्थ को, या कोई पदार्थ है हमारे पास, जैसे कैल्शियम कार्बोनेट है हमारे पास, या फेरस सल्फेट है हमारे पास, हमने इसको क्या दे दी, ऊष्मा दे दी, तो ऊष्मा देने पर ये किसमें परिवर्तित हो गया, दो या दो से अधिक पदार्थों में परिवर्तित हो गया, ठीक है। तो जो वियोजन की क्रिया है, ये वियोजन की क्रिया कैसे हो सकती है, जब हम पदार्थों को ऊष्मा देते हैं, तो ऊष्मा देने पर क्या हो सकता है, वियोजन की क्रिया होती है। तो ऐसे वियोजन की क्रियाओं को हम ऊष्मीय वियोजन कहते हैं, ऊष्मीय वियोजन, ठीक है। ऊष्मीय वियोजन, जब वियोजन की क्रिया ऊष्मा देने पर हो, ठीक है, तो ऐसी क्रियाओं को हम क्या कहेंगे, ऊष्मीय वियोजन क्रियाएं कहेंगे, ठीक है। तो हाँ, पहला तो हमारे यहाँ पर कंडीशन बताई कि वियोजन की क्रिया हमारी किसकी उपस्थिति में होगी, ऊष्मा की उपस्थिति में होगी, ठीक है। तो जब वियोजन की क्रिया ऊष्मा की उपस्थिति में होगी, तो ऐसे वियोजन को हम क्या कहेंगे, ऊष्मीय वियोजन कहेंगे, ठीक है। तो ऊष्मीय वियोजन के बारे में भी हम लिख सकते हैं कि ऐसी वियोजन अभिक्रियाएं जहाँ पर वियोजन किसके द्वारा होता है, ऊष्मा देने पर होता है। अभिकारक पदार्थों को अगर हमने ऊष्मा दे दी, तो ऊष्मा देने पर अभिकारक पदार्थ दो या दो से अधिक पदार्थों का निर्माण कर देंगे, ठीक है। तो ऐसी वियोजन अभिक्रियाओं को क्या कहेंगे, ऊष्मीय वियोजन अभिक्रिया कहेंगे। इसमें हम एग्जांपल लिख सकते हैं, जैसे कैल्शियम कार्बोनेट को हमने ऊष्मा दी, तो ये कन्वर्ट हुआ कैल्शियम ऑक्साइड में, और इसके अलावा कार्बन डाइऑक्साइड का यहाँ पर निर्माण हुआ, ठीक है। इसके अलावा दूसरी हमारे यहाँ पर परिस्थिति है वियोजन की क्रिया की, कि हम यहाँ पर सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में, सूर्य के
प्रकाश की उपस्थिति में वियोजन की क्रिया को कर सकते हैं। ठीक है, सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में हम ऊष्मीय वियोजन अभिक्रिया को कर सकते हैं भाई। जो वियोजन की क्रिया है वो कैसे हो सकती है, सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में भी हो सकती है। ठीक है, जैसे एक एग्जाम्पल है देखो AgCl। ठीक है, इसको हम सनलाइट के प्रेजेंस में रखते हैं। एच म्यू, सनलाइट को हम किसके द्वारा इंडिकेट करते हैं यहाँ पर, एच म्यू द्वारा इंडिकेट करते हैं। ठीक है, तो जब हम AgCl सिल्वर क्लोराइड को सनलाइट के प्रेजेंस में रखते हैं तो ये कन्वर्ट हो जाता है हमारे, देखो यहाँ पर जब सनलाइट के प्रेजेंस में इसको रखा जाता है तो 2 मोल हमारे ब्रेक होते हैं और ये कन्वर्ट होता है Ag में, और इसके अलावा Cl2 का यहाँ पर निर्माण होता है। ठीक है, तो यहाँ पर देखो जो अभिक्रिया हुई है, वियोजन अभिक्रिया हुई है। देखो एक एकल अभिकारक था जिसने 2 नए उत्पादों का निर्माण किया है। ठीक है, और ये जो वियोजन की क्रिया हुई है ये किसके उपस्थिति में हुई है, सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में हुई है। ठीक है, तो ऐसे वियोजन की क्रिया को हम क्या कहते हैं, प्रकाश रासायनिक वियोजन। प्रकाश रासायनिक वियोजन हम कहते हैं भाई, प्रकाश रासायनिक वियोजन, यानी कि ऐसी क्रियाएं जिनमें पदार्थ का जो वियोजन हो वो किसकी उपस्थिति में हो, सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में हो। तो ऐसी जो रासायनिक अभिक्रियाएं हमारी होंगी उनको हम क्या कहेंगे, प्रकाश रासायनिक वियोजन अभिक्रियाएं कहेंगे। ठीक है, इसी प्रकार एक अन्य अभिक्रिया इसमें हम देख सकते हैं। देखो जब हम AgBr, ठीक है, सिल्वर ब्रोमाइड की क्रिया जब हम सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में करते हैं तो ये कन्वर्ट होता है 2Ag और इसके अलावा Br2। ठीक है, तो यहाँ पर भी जो रिएक्शन है हमारी वो रिएक्शन किसकी प्रेजेंस में हुई है, सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में हुई है और वियोजन क्रिया है ये भी। ठीक है, लेकिन यहाँ पर वियोजन के लिए किसकी उपस्थिति आवश्यक है, सनलाइट की प्रेजेंस आवश्यक है, सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति आवश्यक है। ठीक है, तो जब भी वियोजन की अभिक्रिया सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में होती है तो उसको हम क्या कहते हैं, प्रकाश रासायनिक वियोजन अभिक्रिया हम उसको कहते हैं। ठीक है, इसके अलावा तीसरी परिस्थिति है हमारी जब वियोजन की क्रिया हो सकती है, ये परिस्थिति है विद्युत वियोजन। ठीक है, विद्युत वियोजन हमारा होता है कि जब हमारे वियोजन की क्रिया किसकी उपस्थिति में हो, विद्युत धारा की उपस्थिति में हो, विद्युत धारा की उपस्थिति में जब वियोजन की क्रिया हो तो ऐसे वियोजन अभिक्रिया को हम क्या कहते हैं, विद्युत वियोजन अभिक्रिया कहते हैं। जैसे कि अगर हम देखो NaCl सोडियम क्लोराइड, इस सोडियम क्लोराइड में हम विद्युत धारा प्रवाहित करते हैं, विद्युत धारा या इलेक्ट्रिक करंट इसमें हम फ्लो करते हैं। तो जब इलेक्ट्रिक करंट इसमें फ्लो किया जाता है तो ये इसके 2 मोल कन्वर्ट हो जाते हैं 2Na में और इसके अलावा यहाँ पर Cl2 हमको प्राप्त होते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर देखो इसमें भी सोडियम क्लोराइड में वियोजन की अभिक्रिया हुई है। एक हमारा सोडियम क्लोराइड क्लोरीन और इसके अलावा सोडियम में कन्वर्ट हुआ है। ठीक है, तो यहाँ पर भी क्या हुआ है, वियोजन की क्रिया हुई है और यहाँ पर वियोजन की क्रिया के लिए किसकी आवश्यकता थी, हमको विद्युत धारा या इलेक्ट्रिक करंट की हमको आवश्यकता थी। ठीक है, तो अगर इलेक्ट्रिक करंट के प्रेजेंस में वियोजन की क्रिया होती है तो उसको हम क्या कहते हैं, विद्युत वियोजन कहते हैं। ठीक है, इसी प्रकार से देखो एक अन्य रिएक्शन है H2O। ठीक है, वाटर में विद्युत धारा प्रवाहित करते हैं तो ये कन्वर्ट हो जाता है हमारा किसमें, 2H2 में और इसके अलावा O2 में। ठीक है, तो यहाँ पर इस क्रिया में भी देखो, यहाँ पर भी क्या हुआ है, वियोजन की क्रिया हुई है क्योंकि जल हमारे हाइड्रोजन गैस और ऑक्सीजन गैस में कन्वर्ट हुआ है। ठीक है, और इसके अलावा यहाँ पर हमने किसका प्रयोग किया है, विद्युत धारा का प्रयोग किया है। ठीक है, तो जब वियोजन की क्रिया विद्युत धारा की उपस्थिति में होती है तो इस प्रकार के वियोजन को हम क्या कहते हैं, विद्युत वियोजन कहते हैं। ठीक है, तो हमने क्या पढ़ा यहाँ पर, वियोजन अभिक्रियाएं पढ़ी। ठीक है, वियोजन अभिक्रियाओं में हमने क्या पढ़ा, किन्हें कहते हैं हम वियोजन अभिक्रियाएं, ऐसी अभिक्रियाएं जब हमारा एक एकल अभिकारक 2 या 2 से अधिक नए उत्पादों में परिवर्तित होता है तो ऐसी क्रियाओं को हम क्या कहते हैं, वियोजन अभिक्रियाएं कहते हैं। ठीक है, अब यहाँ पर वियोजन, हमारी जो वियोजन की क्रियाएं हैं उन अलग अलग परिस्थितियों में होती है। ठीक है, वियोजन की जो क्रिया है उसके लिए अलग अलग परिस्थितियां होती हैं भाई। ठीक है, वियोजन की क्रिया हमारी ऊष्मा की उपस्थिति में भी हो सकती है, वियोजन की क्रिया हमारी सनलाइट के प्रेजेंस में भी हो सकती है और वियोजन की क्रिया हमारी विद्युत धारा या इलेक्ट्रिक करंट फ्लो करने पर भी हो सकती है। ठीक है, तो इसीलिए हमने यहाँ पर वियोजन की क्रिया को फिर से 3 भागों में विभाजित कर दिया, ऊष्मीय वियोजन अभिक्रिया, इसके अलावा प्रकाशीय वियोजन अभिक्रिया, इसके अलावा विद्युत वियोजन अभिक्रिया। ठीक है, ऊष्मीय वियोजन अभिक्रिया किसे कहा हमने, वियोजन अभिक्रिया जब किसकी उपस्थिति में हो, ऊष्मा, अगर हम ऊष्मा दे दें, किसी भी पदार्थ को ऊष्मा दे दें, ऊष्मा की उपस्थिति में अगर वियोजन की क्रिया होगी तो हम उसको क्या बोल देंगे, विद्युत
सॉरी ऊष्मीय वियोजन हम उसको बोल देंगे, ठीक है। ऊष्मीय वियोजन या थर्मल डिकम्पोजिशन रिएक्शन, ऐसे रिएक्शंस को हम कहेंगे, ठीक है। जब डिकम्पोजिशन की क्रिया किसकी उपस्थिति में होगी, ऊष्मा की उपस्थिति में होगी, ठीक है। हम बाहर से उसको ऊष्मा दे देंगे, ऊष्मा देने पर वियोजित हो जाएगा हमारा पदार्थ, ठीक है। तो ऊष्मा के प्रेजेंस में अगर वियोजन की क्रिया हुई तो उसको हम क्या कहेंगे, ऊष्मीय वियोजन, ठीक है। सेकेंड है प्रकाशीय वियोजन या फोटोकेमिकल डिकम्पोजिशन रिएक्शन, ठीक है। तो फोटोकेमिकल डिकम्पोजिशन रिएक्शन में वियोजन के लिए क्या आवश्यक है, सूर्य का प्रकाश आवश्यक है। जैसे हमने ये जो दो अभिक्रियाएं हैं इनमें सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में पदार्थों को रखा तो ये हमारे दो नए पदार्थों का ब्रेक हो गए हैं, ठीक है। इसी प्रकार से तीसरी अभिक्रिया हमने यहाँ पर विद्युत वियोजन अभिक्रिया पढ़ी। विद्युत वियोजन अभिक्रिया में हमारे वियोजन की क्रिया किसमें होती है, विद्युत धारा की उपस्थिति में होती है, ठीक है। जैसे हमने ये रिएक्शन पढ़ी, इसमें देखो पहली रिएक्शन में सोडियम क्लोराइड को हमने सोडियम क्लोराइड में विद्युत धारा हमने प्रवाहित की, सोडियम क्लोराइड कन्वर्ट हुआ सोडियम में और इसके अलावा क्लोरीन में, ठीक है। इसी प्रकार सेकेंड जो हमारी रिएक्शन है उसमें हमने वाटर को विद्युत धारा की उपस्थिति में रखा तो ये किसमें कन्वर्ट हुआ, H2 और इसके अलावा O2 में ये कन्वर्ट हुआ, ठीक है। तो यहाँ पर विद्युत की आवश्यकता थी तो विद्युत के द्वारा यहाँ पर वियोजन की क्रिया हुई, तो इसको हम क्या बोलेंगे, विद्युत वियोजन इसको हम बोलेंगे, या इलेक्ट्रिक डिकम्पोजिशन रिएक्शन, ऐसे रिएक्शंस को हम कहेंगे, ठीक है। अब हमने यहाँ पर जो विद्युत वियोजन की जो अभिक्रिया है इसको हमने यहाँ पर एक एक्टिविटी के द्वारा भी यहाँ पर समझना है, ठीक है। अब जो एक्टिविटी है, देखो एक्टिविटी द्वारा अगर हम समझते हैं तो देखो जो एक्टिविटी है उसमें हमने क्या करना है, हमने यहाँ पर एक बीकर लेना है भाई, ठीक है। एक बीकर हम ले लेंगे, ठीक है। इस बीकर में हमने पानी ले लेना है, बीकर हम लेंगे, बीकर में हमने क्या लेना है, वाटर लेना है, ठीक है। इसके अलावा हम क्या करेंगे, इस बीकर में नीचे से छेद कर देंगे भाई, दो छेद हमने करने हैं, एक यहाँ करना है, एक यहाँ करना है, ठीक है। और इनमें हमने टेस्ट ट्यूब का यूज कर लेना है भाई। ये है हमने टेस्ट ट्यूब, आप लोग जानते होंगे केमिस्ट्री लैब में हमने टेस्ट ट्यूब, कांच की टेस्ट ट्यूब देखी होंगी, ये, ठीक है। सिंपली अगर हम देखें ये हमारी टेस्ट ट्यूब होती है भाई, कांच की नलिकाएं हमारी होती हैं, रासायनिक जो प्रयोगशालाएं होती हैं, प्रयोगशालाओं में इन टेस्ट ट्यूब का यूज़ किया जाता है, ठीक है। कांच की ये होती हैं, आई थिंक आपने इससे पहले की जो क्लास है 9th या 8th या 6th 7th में ये जो ट्यूब हैं, टेस्ट ट्यूब हैं, ये आप लोगों ने देखी हैं, ठीक है। तो हमने क्या करना है, यहाँ पर जो हमारा बीकर हमने लिया है, इस बीकर में हमने क्या करना है, दो छेद करने हैं, एक हमने इधर से कर देंगे, एक इधर से कर देंगे, होल कर देंगे दो, ठीक है। और इसमें हमने क्या करना है, यहाँ से एक टेस्ट ट्यूब लेना है और इनको उल्टा लगा देना है, ठीक है। नीचे वाली साइड ऊपर आएगी, ऊपर वाली साइड नीचे जाएगी, एक यहाँ हमने लगाया, सेकेंड हमने यहाँ लगाया, ठीक है। और हमारा जो वाटर रहेगा वो इसके अंदर नहीं रहेगा, ठीक है ना, ठीक है। अब इसके अलावा सॉरी हाँ, वाटर इनमें भी रहेगा भाई, यहाँ पर भी रहेगा, ठीक है। अब हम क्या करेंगे इसमें, देखो इसके बाद हमने क्या करना है, यहाँ पर दो इलेक्ट्रोड लगा देने हैं, इलेक्ट्रोड हमने लगा देने हैं, ठीक है। एक इलेक्ट्रोड हमने ये लगाया, दूसरा इलेक्ट्रोड हमने ये लगाया, दो इलेक्ट्रोडों के थ्रू हमने इनको क्या कर देना है, ज्वाइंट कर देना है भाई। एक इलेक्ट्रोड ये लगाया, एक इलेक्ट्रोड ये लगाया, ठीक है। इसके अलावा इन दोनों इलेक्ट्रोडों को वायर के थ्रू हमने यहाँ पर जोड़ देना है भाई, वायर के थ्रू हमने यहाँ पर इनको क्या कर देना है, जोड़ देना है। और यहाँ पर एक बैटरी हमने लगा देनी है, ठीक है। बैटरी में हमारा एक साइड बैटरी का पॉजिटिव होगा, एक साइड हमारा यहाँ पर क्या होगा, नेगेटिव होगा, ठीक है। अब हमने यहाँ पर क्या करना है, देखो बैटरी के थ्रू हमने यहाँ पर जोड़ दिया, दो इलेक्ट्रोड हमने लगाए। अब हम यहाँ पर इलेक्ट्रोड ये हैं क्या, ठीक है। इलेक्ट्रोड हमारे क्या होते हैं, देखो धातुओं के टुकड़े, के टुकड़ों का प्रयोग जब हम किसी भी विलयन में विद्युत धारा प्रवाहित करने के लिए करते हैं, ठीक है। धातुओं के टुकड़ों का प्रयोग जब हम किसी भी विलयन में विद्युत धारा प्रवाहित करने के लिए करते हैं तो इनको हम क्या बोलते हैं, जो धातु के टुकड़े हमारे होते हैं उनको हम क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रोड इनको कहा जाता है। तो देखो इलेक्ट्रोड, ठीक है। अब इलेक्ट्रोड में भी हमारे देखो इलेक्ट्रोडों को भी हमने आ रहा है यहाँ पर, जब देखो यहाँ पर हमारे जो इलेक्ट्रोड लगे होते हैं वो प्लेटिनम धातु के बने होते हैं भाई। जब हम ये प्रयोग कर रहे हैं तो इसमें जो ये धातुओं के जो हमने यहाँ पर धातुओं का, जिन धातु का यहाँ पर प्रयोग किया है, जो या जिन धातुओं के प्लेटों का हमने यहाँ पर प्रयोग किया है, ये किसकी बनी है, प्लेटिनम की बनी है। और इलेक्ट्रोड कहते किसे हैं बताया, जब भी हम किसी भी विलयन में, ठीक है, ये हमारा कैसा विलयन है, पानी का विलयन है, ठीक है। तो इस पानी के विलयन में हमने विद्युत धारा प्रवाहित करनी है,
ठीक है। तो हम यहाँ पर विद्युत धारा प्रवाहित करने के लिए धातुओं के टुकड़ों का प्रयोग कर रहे हैं। तो इन्हीं को हम क्या बोलते हैं, धातुओं के टुकड़ों को इलेक्ट्रोड बोलते हैं। ठीक है। अब हमारे इलेक्ट्रोड में दो सिरे होते हैं भाई, दो एंड या हाँ, इलेक्ट्रोड को हमने क्या किया यहाँ पर वायर, हमने यहाँ पर तार लगाए, धातुओं के तार लगाए इनको, यानी कि जो इलेक्ट्रोड है इनको धातुओं के तार द्वारा हमने जोड़ा, और इसके अलावा यहाँ पर हमने क्या लगा दी, एक बैटरी लगा दी। ठीक है। अब हमारा जो बैटरी है, इस बैटरी में दो सिरे होते हैं भाई, एक धन सिरा होता है और एक ऋण सिरा होता है। यहाँ हमारा धन सिरा है, देखो ये ऋण सिरा है। धन सिरे को हम यहाँ पर कैथोड कहते हैं भाई, कैथोड, और ऋण सिरे को हम क्या कहते हैं, एनोड कहते हैं। ठीक है। तो ये चीज़ तुमको ध्यान रखनी है कि इलेक्ट्रोड क्या है, कैथोड क्या है, एनोड क्या है। इलेक्ट्रोड क्या है, सिंपली इलेक्ट्रोड है हमारे धातुओं के टुकड़े, ठीक है, जिनका उपयोग हमने किसी भी द्रवीय विलयन में विद्युत धारा प्रवाहित करने के लिए जिन टुकड़ों का प्रयोग किया है धातुओं के, उनको हम क्या कहते हैं, इलेक्ट्रोड कहते हैं। ठीक है। इसके अलावा जब इलेक्ट्रोडों को हम बैटरी से जोड़ते हैं तो इलेक्ट्रोड का एक सिरा धनात्मक हो जाता है और दूसरा सिरा ऋणात्मक हो जाता है, क्योंकि हमारी बैटरी में दो सिरे होते हैं, एक धन होता है, एक ऋण सिरा होता है। तो बैटरी का जो सिरा धन होगा उसको हम क्या बोलेंगे, या ये वाला जो इलेक्ट्रोड होगा, ये वाले साइड को, इलेक्ट्रोड के इस वाले साइड को हम क्या बोलेंगे, कैथोड बोलेंगे, धन वाले साइड को। ठीक है। और जो माइनस वाला नेगेटिव वाला साइड होगा उसको हम क्या बोलेंगे, एनोड बोलेंगे। ठीक है। तो कैथोड एनोड के बारे में भी तुमको जानकारी होनी चाहिए कि जो ऋण सिरा होता है बैटरी का उसको हम एनोड कहते हैं, और जो धन सिरा होता है इसको हम क्या कहते हैं, कैथोड कहते हैं। कैथोड का मतलब पॉजिटिव पार्ट और एनोड का मतलब बैटरी का नेगेटिव पार्ट, या इसका नेगेटिव पार्ट जो हमारा इलेक्ट्रोड है। ठीक है। तो ये तुमको ध्यान रखना है। अब हम क्या करेंगे, देखो हमने क्या करना है, यहाँ पर इसमें पानी हमने ले लेना है, टेस्ट ट्यूब हमने दो लगा देनी है। इसके अलावा इनको जो हमारे इलेक्ट्रोड है, इलेक्ट्रोड के थ्रू जोड़ देना है, और इलेक्ट्रोडों को हमने बैटरी से जोड़ देना है। ठीक है। अब हम क्या करते हैं, यहाँ पर इसमें विद्युत धारा प्रवाहित करते हैं। यहाँ पर बैटरी द्वारा क्या करते हैं, इसमें इलेक्ट्रिक करंट फ्लो करते हैं। ठीक है। तो जब इसमें विद्युत धारा प्रवाहित की जाती है तो हमारी यहाँ पर इसमें रासायनिक अभिक्रिया होने लगती है। ठीक है। और इस रासायनिक अभिक्रिया में होता क्या है, देखो जो हमारी रासायनिक अभिक्रिया है इसमें हमारे जो हाइड्रोजन है और इसके अलावा जो ऑक्सीजन है ये हमारे ऐसे ब्रेक हो जाते हैं, 2H2O। ठीक है। वाटर है हमारा, ये वाटर किस में कन्वर्ट होने लगता है, विद्युत धारा। विद्युत धारा हम प्रवाहित कर रहे हैं, और प्लेटिनम इलेक्ट्रोड हमने यहाँ पर लिया है। तो प्लेटिनम इलेक्ट्रोड की उपस्थिति में जब हम जल में विद्युत धारा प्रवाहित करते हैं तो ये कन्वर्ट हो जाता है हाइड्रोजन में और इसके अलावा ऑक्सीजन में। यानी कि यहाँ पर विद्युत धारा जब हमने प्रवाहित की तो इस पानी में रासायनिक अभिक्रिया होने लगी, और रासायनिक अभिक्रिया होने पर एक तो हमारा यहाँ पर हाइड्रोजन गैस बनी है, और इसके अलावा सेकेंड हमारे यहाँ पर ऑक्सीजन गैस बनी है। तो ये हमारी अभिक्रिया हुई है, और अभिक्रिया के पश्चात हमारे 2H2 बने और इसके अलावा O2 यहाँ पर बना। ठीक है। अब जब यहाँ पर देखो, जब हमारी ये अभिक्रिया होती है तो अभिक्रिया में जो धन वाला साइड होता है, ठीक है, जो पॉजिटिव वाला साइड है, इसमें बहुत कम गैसीय कण बनते हैं। ठीक है। और इसमें कौन सी गैस बनती है, यहाँ पर ऑक्सीजन गैस। ऑक्सीजन गैस हमारे यहाँ पर बनती है भाई, और बुलबुलों के रूप में निकलती है। ठीक है। जबकि जो नेगेटिव वाला साइड है, जो एनोड वाला साइड है, इस पर हाइड्रोजन गैस बनती है। ठीक है। और हाइड्रोजन गैस के ज़्यादा कण हमारे बनते हैं। ठीक है। और इन कणों में भी देखो, अगर माना हमारे ऑक्सीजन के यहाँ पर दो कण बने हैं, दो पार्टिकल अगर ऑक्सीजन के बने हैं, तो हाइड्रोजन गैस के कितने पार्टिकल बनते हैं, यहाँ पर 4 पार्टिकल बनते हैं, 4 पार्टिकल बनते हैं। ठीक है। ऐसा क्यों हुआ है यहाँ पर देखो, क्योंकि जब हमारी यहाँ पर अभिक्रिया हुई, जब हमारी अभिक्रिया हुई तो अभिक्रिया होने पर हाइड्रोजन गैस हमारी यहाँ पर क्या हो रही है, ज़्यादा बन रही है। हाइड्रोजन गैस हमारी क्या हो रही है, यहाँ पर ज़्यादा बन रही है। ठीक है। ऑक्सीजन देखो, ऑक्सीजन अगर एक हमको दिखाई दे रहा है तो हाइड्रोजन कितनी बनी है, 2 बनी है। अगर हमको ऑक्सीजन के 1 मोल कण प्राप्त होते हैं तो हाइड्रोजन के कितने मोल कण प्राप्त होते हैं, हमको 2 मोल कण प्राप्त होते हैं। ठीक है। तो हाइड्रोजन की जो अमाउंट है वो ऑक्सीजन के अमाउंट की क्या है, डबल है। ठीक है। तो यहाँ पर जो हाइड्रोजन गैस है, इस हाइड्रोजन गैस की मात्रा क्या होगी, ऑक्सीजन गैस की मात्रा की 2 गुनी होगी। ठीक है। और हाइड्रोजन हमको कौन से किस इलेक्ट्रोड पर प्राप्त होगी, जो नेगेटिव वाला इलेक्ट्रोड है इस पर हमको हाइड्रोजन गैस प्राप्त होगी, और जो पॉजिटिव वाला इलेक्ट्रोड है इस पर हमको ऑक्सीजन गैस प्राप्त होगी। ठीक है। अब ऐसा क्यों हुआ भाई कि हाइड्रोजन हमारी नेगेटिव वाले सिरे पर हमको प्राप्त हुई और ऑक्सीजन पॉजिटिव वाले इलेक्ट्रोड पर हमको प्राप्त हुई। ठीक है। तो इसको समझने के लिए देखो, अब
हाँ चलो इसको भी हम समझ लेते हैं। देखो अब होता क्या है हमारे, जब यहाँ पर रिएक्शन होती है, जब हमारे यहाँ पर ये रिएक्शन होती है तो रिएक्शन हमारी कैसे होती है। देखो सबसे पहले हमारे जैसे 2H2O हमने लिया, इसमें हमने विद्युत धारा प्रवाहित की। तो विद्युत धारा प्रवाहित करने पर पहले हमारे जो पदार्थ होते हैं वो ऐसे टूटते हैं भाई। 4H पॉजिटिव जो हाइड्रोजन है, टोटल देखो 4 हाइड्रोजन है हमारे, ये किस फॉर्म में टूटा है, 4 हाइड्रोजन हमारे इस फॉर्म में जाएंगे 4H पॉजिटिव में। और इसके अलावा ऑक्सीजन हमारे जाएंगे 2O2 नेगेटिव के फॉर्म में। ठीक है, हमारा जो ये तो हमारी पूरी कंप्लीट रिएक्शन है। ठीक है, अगर हम जो रिएक्शन को एक्चुअल रिएक्शन देखें कि रिएक्शन हो कैसे रही है, ठीक है, तो उसमें तुमको ये मालूम पड़ेगा कि हाइड्रोजन हमेशा नेगेटिव वाले एंड पर बनेगी और जो ऑक्सीजन है वो हमेशा पॉजिटिव वाले एंड पर बनेगी। ठीक है, तो क्या बोला मैंने कि जब हमारे यहाँ पर इलेक्ट्रिसिटी फ्लो करते हैं हम H2O में इलेक्ट्रोड के थ्रू, तो ये किस में कन्वर्ट होता है, हमारे 4 हाइड्रोजन पॉजिटिव बनते हैं और इसके अलावा 2 ऑक्सीजन 2 नेगेटिव बनते हैं। ठीक है, अब हमारा होता क्या है, देखो इसमें 2 टाइप के आयन बने हैं, एक तो पॉजिटिव आयन बना है, सेकेंड हमारा ऑक्सीजन नेगेटिव आयन बना है। जो हाइड्रोजन है ये पॉजिटिव में ब्रेक होता है और इसके अलावा जो ऑक्सीजन है ये किस में ब्रेक होता है, नेगेटिव में ब्रेक होता है। ठीक है, हाइड्रोजन पॉजिटिव में और ऑक्सीजन नेगेटिव में। ठीक है, अब हमारा यहाँ पर होता क्या है, देखो जो हमारा यहाँ पर देखो जो हमारा यहाँ पर विलियन बनेगा, जब हमने विद्युत धारा इसमें प्रवाहित की है तो जो हमारा यहाँ पर वाटर है उस वाटर में कुछ हमारे H पॉजिटिव आयन है और इसके अलावा कुछ हमारे यहाँ पर क्या है, O नेगेटिव आयन है। ठीक है, तो अब यहाँ पर क्या होता है, देखो हमेशा यहाँ पर क्या होता है कि जो हमारा ये आयनित जो विलियन है, इस विलियन में हमेशा क्या होगा कि जो पॉजिटिव वाला होगा वो नेगेटिव वाले इलेक्ट्रोड की ओर जाएगा या नेगेटिव वाले भाग की ओर जाएगा, और इसके अलावा जो नेगेटिव वाला है, जो ऑक्सीजन माना नेगेटिव में कन्वर्ट हुआ है, तो वो किसकी ओर जाएगा, पॉजिटिव की ओर जाएगा। यानी कि जो विपरीत आवेश होते हैं वो एक दूसरे को क्या करते हैं, आकर्षित करते हैं। देखो एनोड वाला सिरा हमारा क्या है, नेगेटिव है, इसकी ओर कौन जाएगा, हाइड्रोजन पॉजिटिव वाला जाएगा, क्योंकि विपरीत आवेश एक दूसरे को क्या करते हैं, आकर्षित करते हैं। ऐसे ही ऑक्सीजन वाला ऑक्सीजन हमारा नेगेटिव है और ये वाला जो कैथोड वाला सिरा है वो पॉजिटिव है। ठीक है, यहाँ पर पॉजिटिव वाला सिरा है, तो जो नेगेटिव वाला सिरा होगा वो पॉजिटिव की ओर क्या होगा, अट्रैक्ट होगा। ठीक है, और जब ये एक दूसरे से विपरीत इलेक्ट्रोडों की ओर जाते हैं तो हमारा क्या होता है कि जैसे ही जो ऑक्सीजन है, ये ऑक्सीजन जैसे ही यहाँ पर पहुँचता है, इस भाग पर पहुँचता है, ठीक है, या कैथोड पर टच करता है, तो जो ऑक्सीजन है 2O2 नेगेटिव, ये हमारा ब्रेक हो जाता है, O2 के फॉर्म में ये कन्वर्ट हो जाता है। और इसके अलावा यहाँ पर क्या होते हैं, 4 इलेक्ट्रॉन निकलते हैं भाई, 4 इलेक्ट्रॉन इससे बाहर निकल जाते हैं, क्योंकि इस पर 2 नेगेटिव चार्ज इसलिए आया है क्योंकि इसके पास इलेक्ट्रॉन की अधिकता है भाई। ठीक है, 2 इलेक्ट्रॉन इस पर ज़्यादा हैं और एक एटम पर 2 इलेक्ट्रॉन एक आयन पर 2 इलेक्ट्रॉन ज़्यादा है, तो 2 आयन है यहाँ पर, तो टोटल हमारे जो इलेक्ट्रॉन यहाँ पर निकलेंगे कितने निकल जाएंगे, 4 इलेक्ट्रॉन निकल जाएंगे। ठीक है, ऐसे ही हमारा तो यहाँ पर जो ऑक्सीजन है वो किस में कन्वर्ट हो गया, O2 में कन्वर्ट हो गया, और इसके अलावा यहाँ से 4 इलेक्ट्रॉन निकल गए। अब ये 4 इलेक्ट्रॉन क्या करते हैं, ये इसी विलियन में रहते हैं और ये क्या करते हैं, ये यहाँ पर हाइड्रोजन भी हमारा अभी उपस्थित है। अब ये क्या करेंगे, ये जो हाइड्रोजन है ये हाइड्रोजन हमारा इधर की ओर जाएगा, और साथ ही साथ हमारे यहाँ पर जो इलेक्ट्रॉन होते हैं, चूँकि इलेक्ट्रॉन भी इस विलियन में उपस्थित होते हैं, तो इलेक्ट्रॉन भी यहाँ पर इलेक्ट्रॉनों की उपस्थिति के कारण यहाँ पर ये जो हाइड्रोजन है वो यहाँ पर जुड़ता है भाई। ये क्या करता है, जो हमारे 4 इलेक्ट्रॉन यहाँ पर मुक्त हुए हैं उन इलेक्ट्रॉनों को लेकर यहाँ पर जुड़ता है इससे, या इस पोजीशन पर जाता है, और ये हमारे ऐसे टूटता है। देखो 4H पॉजिटिव प्लस 4 इलेक्ट्रॉन, जो ये इलेक्ट्रॉन है, हाइड्रोजन अपने साथ क्या ले जाएगा, इन इलेक्ट्रॉनों को भी ले जाएगा, और ये हमारा कन्वर्ट हो जाएगा 2H2, ये इलेक्ट्रॉनों को ग्रहण करेगा और ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा, हाइड्रोजन गैस में कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है, तो इस प्रकार से ये रासायनिक अभिक्रिया होती है। ठीक है, अब अगर हम रासायनिक, हाँ चलो ठीक है, तो ये है भाई। ठीक है, तो जो हमारा ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन हमारा पॉजिटिव वाले साइड की ओर बनता है या कैथोड पर बनता है। ठीक है, क्योंकि ये किस में कन्वर्ट हुआ है, नेगेटिव आयन देता है, क्योंकि ये या नेगेटिव आयन के फॉर्म में ये कन्वर्ट होता है इस विलियन में, और हाइड्रोजन चूंकि पॉजिटिव में कन्वर्ट होता है तो इसलिए ये एनोड की ओर जाता है और नेगेटिव वाले सिरे पर हमको प्राप्त होता है। ठीक है, तो इस विषय में तुम इससे ज़्यादा अभी तो तुम्हारा 10th का है ये। ठीक है, 11th में आप तुम लोग ये जो रिएक्शन यहाँ पर मैंने लिखी है इसके बारे में विस्तार से जानोगे भाई, कि कैसे ये यहाँ पर ऐसा हो रहा है। ठीक है, अभी आप लोग केवल इतना जान लो कि जो वाटर है, इस वाटर में हमारे जो
हाइड्रोजन है और जो ऑक्सीजन है ये हमारे आयनित होते हैं, आयनों में ब्रेक होते हैं, जिसमें कि हाइड्रोजन पॉजिटिव आयन बनाता है और ऑक्सीजन क्या बनाता है, नेगेटिव आयन बनाता है। ठीक है, अब पॉजिटिव आयन बनाने के कारण हाइड्रोजन क्या होता है, हाइड्रोजन पर चूंकि पॉजिटिव आयन है बनाया है इसने, तो इसलिए ये क्या किधर की ओर आकर्षित होगा, जो हमारा नेगेटिव सिरा है या जो नेगेटिव इलेक्ट्रोड है उधर की ओर यह आकर्षित होगा, क्योंकि हमेशा नेगेटिव और पॉजिटिव के बीच अट्रैक्शन होता है। ठीक है, और ऐसी जो हमारा ऑक्सीजन नेगेटिव आयन है वो यहाँ पर पॉजिटिव वाले सिरे यानी कि कैथोड की ओर आकर्षित होगा, क्योंकि कैथोड धनावेशित है और ऑक्सीजन ऋणावेशित है। ठीक है, तो इसीलिए ऑक्सीजन गैस हमारी कैथोड पर बनी और हाइड्रोजन गैस हमारी कहाँ पर बनी, एनोड पर बनी। ठीक है, और इसके अलावा जो हाइड्रोजन गैस है इसकी मात्रा हमेशा क्या होगी, ऑक्सीजन गैस की तुलना में क्या होगी, दोगुनी होगी। ठीक है, तो यहाँ पर एनसीईआरटी में तुम्हारा एक क्वेश्चन दिया गया है, ये क्वेश्चन है पेज नंबर 10 पर है। ये क्वेश्चन क्या कहता है कि जब हमने ये प्रयोग किया, ये जब एक्टिविटी हमने की, ठीक है, ये क्वेश्चन है भाई। ठीक है, जब हमने ये वाली जो एक्टिविटी है, इस एक्टिविटी को जब हमने किया तो यहाँ पर एक्टिविटी के दौरान एक टेस्ट ट्यूब ऐसी है जिसमें कि गैस की अमाउंट दूसरे टेस्ट ट्यूब के 2 गुनी है। ठीक है, एक टेस्ट ट्यूब हमारी ऐसी है यहाँ पर जिसमें गैस की अमाउंट दूसरे टेस्ट ट्यूब की क्या है, 2 गुनी है। ठीक है, तो हम यहाँ पर इजीली इसको बता सकते हैं। ठीक है, ऐसा क्यों हो रहा है, क्योंकि जब वाटर में हमने विद्युत धारा प्रवाहित की तो हमारे यहाँ पर जो हाइड्रोजन गैस है उसकी मात्रा ऑक्सीजन गैस की क्या बनती है, 2 गुनी बनती है। ठीक है, देखो 2 हमारे हाइड्रोजन बने हैं, एक ऑक्सीजन बना है, तो चूंकि हमारे यहाँ पर हाइड्रोजन गैस की मात्रा अधिक हमारी बन रही है, यानी कि ऑक्सीजन गैस की तुलना में 2 गुनी बन रही है, तो इसलिए यहाँ पर जो जो हमारे एक टेस्ट ट्यूब है उसमें दूसरे टेस्ट ट्यूब की तुलना में जो हाइड्रोजन गैस या जो गैस होगी वो क्या होगी, अधिक होगी। ठीक है, और इसके अलावा हमने इसी क्वेश्चन में बताना है कि उस गैस का नाम भी हमने बताना है जिसकी मात्रा 2 गुनी है, तो कौन सी गैस है, वो हाइड्रोजन गैस है। ठीक है, तो हमने रीजन भी दे देना है और इसके अलावा जो रिएक्शन है इस रिएक्शन द्वारा भी हमने इसको दे देना है, और इसके अलावा बता भी देना है कि यहाँ पर जिस गैस की मात्रा 2 गुनी है वो गैस कौन सी है, हाइड्रोजन गैस है। ठीक है, तो ये अभिक्रिया थी हमारी वियोजन अभिक्रिया। ठीक है, तो इस लेक्चर में हमने यहाँ पर वियोजन अभिक्रिया को कंप्लीट किया। अब इसके बाद जो अगला लेक्चर होगा उसमें हम हमारी कुछ अन्य रासायनिक अभिक्रियाएं हैं उनको हम पढ़ेंगे।